भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू। पाठ परिचय। इस पाठ में श्रीमती सरोजिनी नायडू के जीवन का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। भारत को आजाद कराने तथा प्रतिष्ठा दिलाने में जितना योगदान अन्य महिलाओं का रहा, उतना ही विशेष योगदान सरोजिनी नायडू का भी रहा। वे कुशल कवयित्री होने के साथ साथ देश सेवा व समाज सेवा में भी अग्रणी रहीं। आधुनिक भारत को प्रतिष्ठा प्रदान करने में जिन महिलाओं का विशेष योगदान रहा है, उनमें श्रीमती सरोजिनी नायडू का प्रमुख स्थान है। उनकी देन बहुमुखी है। अंग्रेजी में उच्च स्तर की कविताएं लिखकर भारतीय जीवन मूल्यों एवं आदर्शों से उन्होंने सारे संसार को परिचित कराया। अंग्रेजी भाषा पर उनका अधिकार और उनकी काव्य प्रतिभा देखकर पश्चिमी जगत के विद्वानों ने मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा की। सरोजिनी नायडू का कार्यक्षेत्र केवल कविता रचना तक सीमित नहीं था। उन्होंने देश के नव जागरण और स्वतंत्रता संग्राम में उससे भी अधिक उत्साह से भाग लिया। राजनीतिक कार्यों में उन्होंने गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका सर्कमफ्लेक्स से भारत वापस आने से पहले ही हिस्सा लेना आरंभ कर दिया था। भारतीय राजनीति में गांधी जी के आगमन के बाद श्रीमती नायडू उनकी निकट सहयोगी बन गयीं। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को पूर्वी बंगाल के ब्रह्मनगर नामक गांव में हुआ था। उनके पिता श्री अघोरनाथ चट्टोपाध्याय भारतीय और पश्चिमी साहित्य के अच्छे विद्वान थे। वे बांग्ला के अतिरिक्त अंग्रेजी, संस्कृत, सर्कमफ्लेक्स, जर्मन, रूसी और हिब्रू भाषाएं भी जानते थे। ब्रह्म समाजी विचारों से प्रभावित श्री अघोरनाथ की सर्वाधिक रुचि रसायन शास्त्र में थी। रियासत के निमंत्रण पर उन्होंने हैदराबाद कॉलेज की स्थापना की और वहीं बस गए। 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी सरोजिनी नायडू को परिवार का यह बौद्धिक वातावरण मिला। हैदराबाद के प्रवास ने उन्हें विभिन्न संस्कृतियों के संपर्क में आने का अवसर दिया। सरोजिनी के भाई ने लिखा है, उनका घर ज्ञान और संस्कृति का संग्रहालय था और विद्वानों तथा विचारकों से भरा रहता था। उनका सबके लिए सदा खुला रहता था। आरंभ में सरोजिनी की अंग्रेजी की ओर कोई रुचि नहीं थी, परंतु पिता उन्हें यह भाषा सिखाना चाहते थे। अंग्रेजी बोलने से इनकार करने पर पिता ने सरोजिनी को एक दिन कमरे में बंद रखा था। इसकी प्रतिक्रिया यह हुई है कि वह इस भाषा का पूरा ज्ञान प्राप्त करने में जुट गईं। पिता उन्हें गणितज्ञ या वैज्ञानिक बनाना चाहते थे, परंतु भावुक सरोजिनी का मन कुछ और ही ताने बाने बुन रहा था। एक दिन 11 वर्ष की बालिका सरोजिनी बीजगणित का सवाल करने बैठी, पर लिख डाली एक कविता। जब उसने गाकर सुनाई तो सारा परिवार इस गाने वाली चिड़िया की प्रतिभा से मुग्ध हो गया। अब तो लिखने का जो क्रम चला वह चलता ही रहा। 13 वर्ष की अवस्था में उसने 1300 पंक्तियों की एक लंबी कविता और 2000 पंक्तियों का एक नाटक लिख डाला। सरोजिनी का कंठ अत्यंत मधुर था। वे जब कविता पाठ करती तो उनकी संगीतमयी मधुर ध्वनि से श्रोता मंत्रमुग्ध हो उठते थे। उनकी कविता की भाषा में भी अद्भुत लालित्य था। इसी कारण आगे चलकर उन्हें भारत कोकिला की संज्ञा से विभूषित किया गया। कविता रचना के साथ साथ अध्ययन कार्य भी चलता रहा। उन दिनों दक्षिण भारत में केवल मद्रास विश्वविद्यालय था, जहां मैट्रिक की परीक्षा होती थी। सन 1891 ईस्वी में सरोजिनी ने यहां से प्रथम श्रेणी में सब छात्रों में प्रथम स्थान प्राप्त करके मैट्रिक की परीक्षा पास की। एक बालिका के लिए ऐसी सफलता प्राप्त करना उन दिनों असाधारण बात थी। अध्ययन के साथ साथ सरोजिनी में गंभीरता आती गई। उनकी कविता के विषय भी बदल गए। अब परीक्षा पास करने में उनकी रुचि नहीं रही और वे अपना समय स्वतंत्र अध्ययन करने और उच्च कोटि की कविताएं लिखने में लगाने लगी। छात्रवृत्ति प्राप्त करके किंग्स कॉलेज, लंदन और गिरटन वे सर्कमफ्लेक्स ब्रिज में अध्ययन करने का अवसर उन्हें मिला, पर उन्होंने कोई उपाधि नहीं ली। हाँ, ब्रिटेन की इस यात्रा में उन्हें प्रमुख साहित्यकारों से परिचय प्राप्त करने का अवसर मिला। वे स्विट्जरलैंड और इटली भी गईं। इन देशों के प्राकृतिक सौंदर्य ने भी सरोजिनी को प्रभावित किया। भारत लौटने पर उन्होंने अपनी पसंद से डॉक्टर नायडू से विवाह किया। इस अंतर प्रांतीय और अंतरजातीय विवाह के लिए ब्रह्म समाजी विचार के माता पिता ने भी सहर्ष सहमति प्रदान की। उनका वैवाहिक जीवन बड़ा सुखी था। सरोजिनी का पहला कविता संग्रह गोल्डन थेरेशेल के नाम से सन 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक से इंग्लैंड का साहित्य जगत आश्चर्यचकित रह गया। साहित्यकारों, समालोचकों और समाचार पत्रों ने एक स्वर से उसकी प्रशंसा की।
सरोजिनी ने यह अंग्रेजी में लिखा था क्योंकि वही भाषा उन्हें अच्छी तरह आती थी, पर उनकी कविता के विषय थे भारत की पृष्ठभूमि और इस देश की स्वस्थ सांस्कृतिक विशेषता। भारत ने इस सफलता पर सरोजिनी का अभिनंदन किया। दूसरा कविता संग्रह दी बर्ड ऑफ टाइम 1912 में निकाला। इसकी प्रशंसा करते हुए यॉर्कशायर पोस्ट नामक पत्र ने लिखा था, श्रीमती नायडू ने हमारी भाषा को तो समृद्ध किया ही है, पूर्वी देशों की भावना और आत्मा से भी हमारा निकट का संपर्क कराया है। तीसरी कविता पुस्तक थी दी ब्रोकन विंग। इसका प्रकाशन सन 1917 ईस्वी में हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने पर कार्य क्षेत्र बदल जाने के कारण उनका कविता लेखन का कार्य मंद पड़ गया, पर जो स्थान अंग्रेजी काव्य में उन्होंने अपने लिए बना लिया था वह आज भी विद्यमान है। प्रतिभा का क्षेत्र सीमित नहीं रहता। बहुमुखी प्रतिभा की धनी सरोजिनी के लिए भी स्वयं को केवल कविता तक सीमित रखना संभव नहीं था। फिर वह तो देश के नवजागरण की बेला थी। श्री गोपाल कृष्ण गोखले से प्रेरणा लेकर सरोजिनी ने राष्ट्रीय एकता और महिलाओं की उन्नति के कार्यों में रुचि लेना आरंभ किया। वे जागृति का संदेश लेकर देश के विभिन्न भागों में भाषण देने लगी। पर्दा प्रथा पर प्रहार, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल और स्वदेशी की भावना का प्रचार उनके मुख्य विषय थे। सरोजिनी को लेखनी के साथ साथ वाणी का भी वरदान मिला था। लोग उनके धारा प्रवाह भाषण को मंत्रमुग्ध होकर सुना करते थे। गांधी जी के संपर्क में आने पर श्रीमती सरोजिनी नायडू को सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए एक नई दिशा मिली। गांधी जी से उनकी पहली भेंट लंदन में हुई थी। सन 1914 ईस्वी में गांधी जी श्री गोखले से मिलने के लिए दक्षिण अपर ए सर्कमफ्लेक्स ईका से वहां गए थे। इस भेंट का वर्णन करते हुए सरोजिनी नायडू ने लिखा है, एक पुराने ढंग के मकान की सीढ़ियां चढ़कर जब मैं ऊपर गई तो मैंने एक छोटे आदमी का सजीव चित्र देखा। उसका सिर छिपा हुआ था। वह फर्श पर जेल के काले कंबल पर बैठा जेल की ही लकड़ी के कटोरे में टमाटर और जैतून के तेल का भोजन कर रहा था। उसके आसपास भुनी हुई मूंगफली और केले के आटे से बने बेस्वाद बिस्कुटों के पिचके हुए कुछ डिब्बे रखे थे। मैं उस प्रसिद्ध नेता के मजेदार दर्शन पाकर अपने आप हंस पड़ी, जिसका नाम हमारे देश के घर घर में लिया जाने लगा था। उन्होंने आंखें ऊपर उठाई और मुझे देखकर हंसते हुए बोले, तुम अवश्य ही श्रीमती नायडू हो, कौन इतना आदर विहीन हो सकता है। सरोजिनी गांधी जी से 10 वर्ष छोटी थी और इस समय 30 वर्ष की हो चुकी थी। पहले बीमारी के कारण और उसके बाद श्री गोखले के परामर्श पर देश की स्थिति का अध्ययन करने के लिए गांधी जी आरंभ में सक्रिय राजनीति से अलग रहे। इस बीच सरोजिनी के जोशीले भाषणों की देश भर में बड़ी धूम थी। जब गांधी जी 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हुए, उन्होंने वहां भी सरोजिनी को उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए पाया। यहीं पर जवाहरलाल नेहरू से भी उनकी पहली भेंट हुई थी। नेहरू जी ने लिखा है, मैं उन दिनों सरोजिनी नायडू के कई धारा प्रवाह भाषणों से प्रभावित हुआ था। वे राष्ट्रीयता और देशभक्ति से पूरी भरी थीं। इस समय देश ने स्वतंत्रता संग्राम के संचालन की बागडोर गांधी जी के हाथों में सौंप दी थी। सरोजिनी भी कविता के क्षेत्र से हटकर राष्ट्रीय संघर्ष में तनमन से कूद पड़ी। प्रथम सत्याग्रह संग्राम का प्रतिज्ञा पत्र तैयार करने के लिए सन 1919 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम में कुछ लोगों की बैठक बुलाई। उसमें सरोजिनी ने सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने आंदोलन के पक्ष में वातावरण बनाने के लिए देश के विभिन्न भागों का दौरा भी किया। सन 1922 ईस्वी में गांधी जी पर मुकदमा चला और उन्हें 6 वर्ष की सजा हुई। सरोजिनी ने उसी समय खद्दर धारण किया और देश के कोने कोने में सत्याग्रह संग्राम की प्रथम कोटि की नेता बनी। कांग्रेस ने सन 1925 ईस्वी में उन्हें कानपुर अधिवेशन का अध्यक्ष चुनकर उनके नेतृत्व के गुणों का समादर किया। भारतवासियों में स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना बढ़ रही थी। इस देश को बदनाम करने के लिए ब्रिटिश सरकार की प्रेरणा से मिस मेयो नामक विदेशी महिला ने मदर इंडिया नाम की पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में हमारे देश और समाज को संसार की दृष्टि में गिराने के लिए तरह तरह की असत्य और अपमानजनक बातें अंकित की गई थीं। इसका प्रभाव समाप्त करने और लोगों को सही बातों से परिचित कराने के लिए गांधी जी के परामर्श पर श्रीमती सरोजिनी नायडू ने अमेरिका की यात्रा की। वहां उनके भाषणों और लेखों का बड़ा अनुकूल प्रभाव पड़ा। श्री सी शून्य इफ शून्य ड्र्यूज ने, जो उन दिनों अमेरिका में थे, गांधी जी को लिखा था, सरोजिनी नायडू की यात्रा आश्चर्यजनक रूप से सफल सिद्ध हुई है। उन्होंने सभी का दिल जीत लिया है।
मैं सब जगह उनकी यात्रा के विषय में केवल प्रशंसा ही प्रशंसा सुन रहा हूँ। सन 1930 ईस्वी में गांधी जी ने दांडी मार्च किया और नमक कानून तोड़ा। सरोजिनी महिलाओं के दल के साथ पहले ही समुद्र के किनारे उपस्थित थीं। गांधी जी तथा अन्य नेता गिरफ्तार हुए और सरोजिनी को भी जेल में बंद कर दिया गया। कुछ समय बाद नेता रिहा हुए, समझौते की वार्ता चली और लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू ने भी भाग लिया। सम्मेलन सफल नहीं हुआ क्योंकि ब्रिटिश सरकार की नीयत साफ नहीं थी। स्वदेश लौटते ही गांधी जी और सरोजिनी को फिर बंदी बना लिया गया। कुछ समय बाद मुक्त होने पर देश को अंतिम स्वतंत्रता संग्राम के लिए तैयार करने के काम में सरोजिनी पूरी शक्ति से जुट गईं। वे कांग्रेस कार्यसमिति की प्रमुख सदस्य थी और उनकी बातें लोग बड़े ध्यान के साथ सुनते थे। सन 1942 ईस्वी आया और गांधी जी के नेतृत्व में देश ने भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया। 8 अगस्त को मुंबई में जो नेता गिरफ्तार किए गए, उनमें श्रीमती सरोजिनी नायडू भी थीं। उन्हें गांधी जी, कस्तूरबा आदि के साथ पूना के आगा खां महल में वे सर्कमफ्लेक्स तक किया गया। इस बार की जेल यात्रा का सरोजिनी नायडू के स्वास्थ्य पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वे गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गयीं और 21 मार्च 1943 को उन्हें बीमारी की अवस्था में वे सर्कमफ्लेक्स से रिहा कर दिया गया। इसके बाद धीरे धीरे देश की राजनीतिक स्थिति बदलने लगी। नेता रिहा हुए और देश स्वतंत्रता प्राप्ति के निकट पहुंच गया। पड़ोसी देशों के साथ स्वतंत्र भारत के संबंध बढ़ाने का आधार तैयार करने के उद्देश्य से मार्च 1947 में दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। श्रीमती नायडू इस सम्मेलन की अध्यक्षा बनाई गयीं। इस अवसर पर उन्होंने बड़ा ही ओजस्वी और सारगर्भित भाषण दिया। सम्मेलन के प्रतिनिधि इससे अत्यधिक प्रभावित हुए। एशियाई देशों के आपसी सांस्कृतिक संबंधों के विषय में उनका भाषण प्रगति की नई दिशा की ओर संकेत करता था। भारत स्वतंत्र हुआ और श्रीमती सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पदभार सौंपा गया। उत्तरदायित्व के इतने उच्च पद पर आसीन होने वाली वह भारत की प्रथम महिला थीं। उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक जीवन में नया उत्साह दिखाई दिया। जनता के सभी वर्ग उनका सम्मान करते थे और राजभवन सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। ऐसा प्रतीत होता था कि अब श्रीमती नायडू के अनुभव और कल्पनाशीलता से नवोदित राष्ट्र को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इसी बीच 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में राष्ट्रपिता की हत्या कर दी गई। इस वंकापात से सरोजिनी नायडू मर्माहत हो उठी। उनके नेता, सहयोगी और पथ प्रदर्शक जा चुके थे। यह आघात उनके लिए बड़ा भयानक सिद्ध हुआ। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया। 1 मार्च 1949 की रात को वे अपनी नर्स से गाना सुनते हुए सोईं तो फिर उठ नहीं सकी। 2 मार्च को प्रातः 3:30 बजे उनकी आत्मा ने पार्थिव शरीर को त्याग दिया। श्रीमती नायडू ने छोटी उम्र से ही काव्य रचना आरंभ की और 38 वर्ष की उम्र में कविता लिखना बंद कर दिया। वे पूरी तरह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी थीं। विद्वानों का मत है कि यदि उन्होंने लेखन कार्य जारी रखा होता तो वे साहित्य की और भी अधिक सेवा करने में समर्थ होती, पर उनके लिए सार्वजनिक कार्य भी उतना ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने विभिन्न रूपों में जो देश सेवा की, उससे समस्त देशवासियों, विशेषतः भारतीय नारी समाज को प्रेरणा मिलती रहेगी। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग: प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रेस्टीज। आयु, उम्र, एज। हत्या, मारना, किल। सहयोगी, साथी, कंपेनियन। संकेत, इशारा, इंडिकेशन। परामर्श, सलाह, एडवाइस। अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। मंत्रमुग्ध, मोहित, स्पेलबाउंड। आगमन, आना, कम। श्रोता, सुनने वाले, ऑडियंस। Like, share and subscribe.